इस प्रकृति में जितने भी मूर्तिमंत यानी जो दिखे, जिसकी स्वरूप है, जिसकी सत्ता है, वह सभी पांच भौतिक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो पांच महाभूत है उससे निर्माणाधीन है। और उन सभी में रूप, रस, गंध आदि जो तन्मात्रा है उनका भी प्रभाव है। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने उन सभी महाभूतों का जो गुण है उसको हमने देखा कि भैया जो पृथ्वी महाभूत है उसका कैसा गुण है, जल महाभूत है उसके कैसे कैसे गुण धर्म है। उसके बाद हम लोगों ने उन सभी महाभूतों के गुण धर्म के आधार पर रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 प्रकार के रस हमने उसमें देखा। इन सभी रसों में भी वही महाभूतों का गुण विद्यमान है और प्रत्येक रस के संयोग से दोष घटित हो रहा है ना। प्रत्येक महाभूत के संयोग से दोष निर्माण हो रहा है। जैसे पृथ्वी और जल, इससे कफ दोष, जल और अग्नि, इससे पित्त दोष, उसके बाद वायु और आकाश, नमस्कार सर जी। प्रणाम, इससे वात दोष, ये हमने सारा पढ़ लिया। इसका मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। अब हम आज से उधर, प्रणाम जी, अब आज से हम उधर क्या पढ़ेंगे, वनस्पति, जो जड़ी बूटी है, जो कुछ भी है, दूध, दही, मलाई, घी, शहद, इन सभी वनस्पतियों का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। इन वनस्पतियों का प्रभाव किस तरह से बनता है, किस व्यक्ति को कौन सा चीज दिया जाना चाहिए, और दिए हुए वह जड़ी बूटी या वह रस किस तरह के प्रभाव करता है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो आप लोग अभी नोट कर लीजिए क्या क्या होते हैं। अब हम थोड़ा महाभूत से आगे बढ़ेंगे ना, अब क्लास थोड़ा आगे बढ़ गया। तो सबसे पहले रस नोट करिए जरा। रस, अब लिखना है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, बताइए जरा। करुणा जी आप बताइए, रस कितने प्रकार के होते हैं, हम पढ़ते आए। ऑडियो खोलिए। सर 6 प्रकार 6 के। प्रकार के रस होते हैं। पहले नंबर में हमने रस देखना है। उसके बाद गुण देखना है। तो गुण टोटल 20 प्रकार के होते, नोट करिए। और गुण क्या है, जैसे गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, पिच्छिल, लघु, उष्ण, ये सभी क्या है, ये सभी गुण है। थोड़ा थोड़ा सोलो ना, हैं? लिख नहीं पाए, थोड़ा सोलो। अच्छा चलो ठीक है। अष्टांग हृदयम किस किस के पास है, चलिए जरा। अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान अध्याय नंबर 9, यहाँ पर द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसी के आधार पर हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि कोई भी बात हम जो कहेंगे वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, अशास्त्रीय बात नहीं होना चाहिए। तो लिखिए जरा गुण। वैसे तो 20 प्रकार के गुण बताया है, लेकिन अष्टांग हृदय में वाग्भट ने वीर्य स्वरूप गुण के बारे में 8 प्रकार के गुण इन्होंने बताया। अगर आपके पास बुक है तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय नंबर 9, द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय, सूत्र क्रमांक 12, इसको देखिएगा। अगर नहीं है बुक तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो गुण जो होते हैं ना, वो गुरु, स्निग्ध, आप लोग नोट कर लो जरा चाहो तो। गुरु, स्निग्ध, हिम, मृदु, लघु, रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण,
ये किसी भी जड़ी बूटियों में या हम कहेंगे किसी द्रव्यों में ये सभी गुण होते हैं। ठीक है, गुरु हिमगुण कौन सा है? हिम यानी ठंडा। तो हम लोगों ने जो गुण पढ़े थे ना, वहां पर कितने प्रकार के गुण थे? पृथ्वी के अलग अलग गुण, जल के अलग अलग गुण, वायु के अलग अलग रुक्षादि गुण, कषाय के रुक्षादि गुण, स्तंभन करने वाली वो सभी गुण, वो भी गुण है। अलग अलग आचार्यों ने इन सिद्धांतों में अपनी दृष्टि, अपनी जो नजर है वो उन्होंने बताया है। तो अभी हमने देखा सबसे पहले रस, फिर उसके बाद गुण, है ना? जैसे कल परसों हमने पढ़ा था ना, बताइए जरा प्रवीण जी, मधुर रस का क्या क्या गुण है? पढ़ा था हम लोगों ने। मधुर का जी वो गुरु, हाँ, और स्निग्ध, हम्म पिछिल हम्म और स्थिर। हाँ, तो ये जो है मधुर के गुण है। करुणा जी बताइए जरा, कटु रस का क्या क्या गुण है? रुक्ष, लघु, उष्ण। हाँ, ये स्पेशल गुण है। तो अगर कोई कहेगा कि मधुर रस का क्या गुण है, तो 3 स्पेशल गुण के नाम बताना है: स्निग्ध, शीत और गुरु। 3 गुण बताना है स्पेसिफिक। ये जो गुण है, मैंने फोटो भेजा हुआ है ग्रुप में, आप वहां से देख सकते हैं, पहले भेजा हुआ है। ठीक है, यानी एक किसी द्रव्य में रस होगा, गुण होगा। अब तीसरे नंबर में आता है उस द्रव्य में एक तीसरा चीज होगा, वीर्य। वीर्य, वीर्य यानी शक्ति। जैसे वीर्य, अलग अलग आचार्यों ने वीर्य के बारे में भी अलग अलग बातें बताया है। किसी आचार्यों का मानना है कि वीर्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला वीर्य है गुरु, मतलब उस तरह से बताया है कि मधुर, अम्ल और कटु 3 प्रकार के ये इन्होंने बताया है। कुछ आचार्य बोलते हैं कि गुरु और लघु ये 2 प्रकार के वीर्य होते हैं। कुछ आचार्य बोलते हैं उष्ण और शीत, यानी गर्म या ठंडा, ये 2 प्रकार के। जैसे अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, 2 ही प्रकार के वीर्य हम लोग ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। क्या क्या? या तो वो गर्म तासीर वाला है, वीर्य इज इक्वल टू तासीर लगा लो, वीर्य इज इक्वल टू तासीर। तो उष्ण तासीर, गर्म तासीर वाला है या ठंडा तासीर वाला है। ठीक है, अब कोई जड़ी बूटी गर्म तासीर का है या ठंडा तासीर का है, तो यह उसकी वीर्य हो गया। अब उसी के संदर्भ में जो गर्म तासीर वाला है वह कटु वीर्य उसको कहा गया, लघु कहा गया उसको। जो गर्म होगा वह लघु होगा, और जो गुरु होगा वह शीत होगा। क्या समझ में आया आपको? जो ठंडा होता है वो किस किस में ठंडा होगा? या तो जल में होगा या पृथ्वी में होगा। ये दोनों ही लघु है या गुरु है? जल और पृथ्वी गुरु है या लघु है, बताइए? गुरु सर, गुरु है। तो इसका मतलब है जो मधुर है, जो शीतल शीत गुण वाला है वह गुरु होगा। कटु है, उष्ण गुण वाला है, तो वो लघु होगा। आ रहा है समझ में? तो कोई भी वनस्पति अपने रस से, अपने गुण से, अपने वीर्य से काम करेगा। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका से आज मैं आपको समझा दूंगा, एकदम सिंपल तरीका से, आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ जड़ी बूटियों के बारे में हम जानकारी लेंगे इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर। उसके बाद आप द्रव्य गुण अनेक अनेक आप पढ़ते रहिएगा, एक रूट आपको मिल जाएगा। मतलब कैसे पढ़ना है वो तो पता चलेगा ना। उसके बाद फिर हम हमारे जो
जो सर रिपीट चाट करोगे सर इसमें हाँ एक बार? हाँ जी ये रिपीट करोगे सर? आपने जो बताया ना, वीर्य में जब मतलब शक्ति है, गुरु है, हाँ या देखिए सर, रस है, रस क्या 6 प्रकार के होते हैं ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। बनी 6 प्रकार के रस है। रस इज इक्वल टू, रस किसको बोलते हैं? जो जीभ में टच होने के बाद जो आपको फाइनली फील हो कोई चीज, वह रस है। जीभ में टच, जैसे आपने शहद को खाया, चाटा, तो फील क्या होगा बताइए? मीठा, कैसा फील लगेगा? मीठा लगेगा। मीठा लगेगा। तो मधुर रस शहद का हो गया। एक और होता है जिसका नाम है अनुरस। रस इज इक्वल टू स्वाद कह सकते हैं। अब रस के बाद एक और नाम आता है जिसका नाम है अनुरस। अब ये अनुरस क्या है? तो आप मान लीजिए कि आपने एक वनस्पति, इसका नाम है पिपली। कोई ऐसा है जिसको पिपली के बारे में पता नहीं? कोई है जिसको पिपली के बारे में पता नहीं? विजय, विजय जी को नहीं पता? पिपली एक इतना लंबा सा फल होता है ना, एक लंबा सा फल होता है पिपली। आप गूगल में सर्च कर लो पिपली क्या है। मसाला के रूप में प्रयोग हाँ, होता है। मसाला के रूप में पिपली जो होता है वो प्रयोग होता है। अब मैं आपको अनुरस क्या है वो बता रहा हूँ, ठीक है? एक उदाहरण दे दूंगा, बाकी चीजें आप समझते रहना। मान लीजिए उत्कल जी पहाड़ में कहीं गांव में गए, उन्होंने देखा यार क्या बात है, यहाँ तो पिपली लगा हुआ है, पका पका हुआ पिपली। थोड़ा निकाल के खाया, मीठा मीठा लगा, थोड़ा थोड़ा मीठा होता है वो। क्या बात है, मजा आ गया यार, कोई मीठी चीजें मुझे मिल गया। उत्कल जी ने उसको सारा निकाला और हल्का सा उधर ही धूप में सुखा करके घर लेके आए। बढ़िया सूख गया। और उत्कल जी भूल गए कि यार मैंने कोई चीज जो मीठा मीठा सा लग रहा था, उखाड़ के ले आया, उठा करके निकाल के। अब देखूं तो सही, थोड़ा सा मीठा मीठा कुछ शरबत सा बना लूं। तो जैसे ही आकर के दोबारा उस पिपली जो सूख चुका था, उसको जैसे इन्होंने मुंह में लगा करके काटा, तो क्या हो गया? मिर्च मसालेदार, जैसे मिर्च जैसा वो क्या हो गया? तीखा सा हो गया। ओ तेरी, पहले तो मीठा था, ये तीखा कैसे हो गया? तो अनुरस का सिद्धांत लिख लीजिए। जो द्रव्य, उसका नेचर जब वो पहली बार जो वृक्ष में था, तब उसका रस एक प्रकार का था, लेकिन बाद में सूखने पर वह अलग प्रकार का रस वाला हो गया। तो अभी सूख जाने पर उसका जो रस है वो प्रधान रस है। तो पिप्पली का आज रस क्या हो गया? कटु रस हो गया। पिप्पली कौन सा रस है? कटु रस है। लेकिन उत्कल जी ने पहले उस पिप्पली को मुंह में लगाया और मीठापन लगा, तो ये कोई गलत तो नहीं हुआ? मीठा तो था ना वहां पर। तो उस पिप्पली का अनुरस हो गया मधुर। क्या? पिप्पली का अनुरस क्या है? मधुर है। अनु का मतलब है पीछे, पीछे रहने वाला। क्या? पीछे रहने वाला जो रस है, यानी जो सूक्ष्म अंश में है, लेकिन अब वो फाइनली यानी कि बहुत प्रधान रूप से वो रस नहीं है आज, लेकिन सूक्ष्म रूप में वह मधुर रस भी उस पदार्थ में है। तो जो था पहले मगर आज नहीं दिख रहा है, तो जो पहले था वो आज अनुरस है। जैसे हरड़ है। हरड़ आप जब कच्चे अवस्था में गए पेड़ में, हरड़ को, कच्चा हरड़ को निकाल करके काटा, तो आपको कच्चा हरड़ में कैसा रस निकलेगा? कैसा रस निकलेगा? कुछ कटु कटु कषाय निकलेगा। कटु की मात्रा ज्यादा होगा, स्पाइसी ज्यादा होगी, और कषाय कम होगा, थोड़ा सा दिखेगा। कटु ज्यादा दिखेगा। जैसा जैसा प्रबल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसमें कटु का मात्रा कम होता जाएगा, कषाय की मात्रा बढ़ता जाएगा। और एकदम पक जाएगा तो उसमें कुछ मधुर यानी कुछ मीठा, लेकिन अधिक मात्रा में कषाय होगा। गुरुजी सेम चीज कच्चा मैंगो का भी होता है ना, कच्चा सेम मैंगो। चीज, सेम चीज। तो इसीलिए हम्म, उस पदार्थ में
जो अलग-अलग टाइम में जो अलग-अलग रस तैयार हुआ उस पदार्थ में, वह रस उस पकने के बावजूद भी उस फल में या उस जड़ी-बूटी में विद्यमान रहेगा, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहेगा, उसको हम रस नहीं कहेंगे। रस किसको कहेंगे? जो जीभ में लगने पर जो चीज़, जो रस हमें प्रत्यक्ष समझ में आए, वह रस है। और वही रस शरीर में महाभूत के संबंध से काम करता है। अगर मैं कहूँगा कि भैया मधुर रस, इसका मतलब कौन-सा महाभूत? मधुर रस में कौन से महाभूत? जल, पृथ्वी। जल और पृथ्वी। इसका मतलब अगर वो मधुर है, तो उसमें कौन-सा महाभूत रहेगा? जल और पृथ्वी। लेकिन जो पहले कच्चे अवस्था में कुछ-कुछ रस था ना, कभी कटु था, कभी कषाय था, कभी लवण था। इसीलिए देखो, हरड़, आंवला, इन दोनों में नमक यानी लवण को छोड़ कर के बाकी सभी रस अनुरस है। कषाय और मधुर ये प्रधान रस है। मतलब कषाय रस प्रधान है, मधुर रस अल्प मात्रा में रस है, उसको भी अनुरस ही कहेंगे, और बाकी के सभी रस अनुरस है। अनुरस है इसका मतलब है कि वह अनुरस भी शरीर में कहीं न कहीं काम करता है, रस के संदर्भ में। और रस ने कहाँ काम करना है? हमने पढ़े थे, जो रस है, रस जो है महाभूत को एक्टिव करता है। रस क्या करता है? जैसे अगर हम मधुर रस खाएँगे, तो वो क्या करेगा हमारे शरीर में? वो जल और पृथ्वी का पोषण करेगा, उसके परमाणुओं को एक्टिव करेगा। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी में जो-जो गुण है, जल में जो-जो गुण है, उसका वो क्या करेगा? संवर्धन करेगा, निर्माण करेगा शरीर में। चूँकि कषाय है हरड़ और आंवला, और कषाय का गुण क्या है? कौन-सा महाभूत है? बताइए, बताइए, कषाय रस का महाभूत क्या है और कौन-सा गुण है? पृथ्वी और वायु। कषाय रस का पृथ्वी और वायु है। गुण क्या-क्या है? सर रुक्ष, शीत और गुरु। हाँ, रुक्ष, शीत और गुरु। तो कषाय यानी जो आंवला है, प्रधान रूप से किस गुण से काम करेगा? कषाय होने से, ध्यान देना, कषाय कोई भी है, वो प्रधानतः रुक्ष गुण से काम करेगा। किस गुण से काम करेगा? कोई भी कषाय है, वो अपने रुक्ष गुण से काम करेगा। तो रुक्ष गुण से अगर वो काम करेगा, तो किस दोष को बढ़ाएगा, किसको घटाएगा? वायु को बढ़ाएगा। वायु को बढ़ाएगा, और किसको घटाएगा? कफ को कफ को तो कफ को बहुत घटा- खतरनाक घटा देगा, और पित्त को भी समन करेगा। क्यों करेगा? यहाँ पर ये आंवला और हरड़ पित्त को समन क्यों करेगा? क्योंकि इसके गुण कैसे हैं? पण मी पण वापरला ना रुक्ष, नाही काही बताइए। नाही आपण दुसरं आणायचं. नाही तो ना चेतन जी, ऑडियो को बंद करिए। रुक्ष और क्या-क्या है कषाय का? ऑडियो को खोलिए। खुशबू जी, अच्छा, प्रतिभा जी बताइए। रुक्ष, शीत और गुरु। रुक्ष, शीत और गुरु। अब यहाँ ख्याल रखने वाली बात है, देखो शीत और गुरु यह कफ में है कि नहीं? कफ में है कि नहीं रुक्ष, शीत और गुरु? है। इसका मतलब कषाय रस में रुक्ष प्रबलता होती है, इसीलिए शीत गुरु होने के बावजूद भी आंवला और हरड़ कफ को डाउन करते हैं, लेकिन यह पित्त को समन करता है, क्योंकि शीत और गुरु पित्त के विपरीत है। उष्ण के विपरीत शीत, लघु के विपरीत गुरु। लेकिन रुक्ष अधिक होने के वजह से ये पित्त के द्रव, पित्त में कौन-कौन से महाभूत है? जल और अग्नि। तो जहाँ अग्नि महाभूत है, अग्नि महाभूत प्रधान पित्त में हरड़ और आंवला देना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रव जो है जल महाभूत से संबंध रखता है। अगर ऐसा है, तो क्या नाम है, जो क्या नाम है, अग्नि महाभूत जो है, अग्नि
जो महाभूत है उसके गुण हमने पढ़े थे, एक बार जाकर के देखिए जरा, हमने जो पढ़े थे अग्नि महाभूत, अग्नि महाभूत का गुण क्या क्या है। देखो जब हम पढ़ते हैं तो सारे ही समझते हुए पढ़ना चाहिए। अग्नि महाभूत का देखो, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रुक्ष, खर, लघु, विशद, ये गुण है, इसको याद रखना है आपने। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हरड़ और आंवला अग्नि गुण से युक्त पित्त में अग्नि गुण से युक्त पित्त में हरड़ आंवला देना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हरड़ और आंवला रुक्ष है और अग्नि का गुण भी कैसा है? रुक्ष है। फिर हरड़ और आंवला किस पित्त को शमन करेगा? जो द्रव बहुल है। आ रहा है कि नहीं समझ में? द्रव महाभूत, जल महाभूत प्रधान जो अग्नि है, जल महाभूत प्रधान जो पित्त है, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो समझ में आएगा आपको। उत्कल जी आप जरा कैमरा खोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के पढ़ाने में। उत्कल जी कैमरा खोलिए। हाँ बहुत अच्छा सर, आपके फेस में ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो पॉजिटिविटी मुझे मिल रहा है ना आपको देख के। चलिए, तो हरड़ और आंवला अग्नि महाभूत प्रधान पित्त में नहीं देना है, जल महाभूत प्रधान पित्त में देना है। इसका मतलब क्या है? कैसे माने अग्नि महाभूत प्रधान? तो जिस व्यक्ति का पित्त वायु से संयुक्त है, वात दोष से युक्त है, वो व्यक्ति वातल शरीर है, यानी आकाश और वायु गुण प्रधान उसका प्रकृति है, उसका नेचर है, चंचल प्रकृति है, शरीर दुर्बल है, कमजोरी है, कमजोरी फील होता है, चंचल है, गुस्सा ज्यादा जल्दी करता है, शरीर में ड्राइनेस है, यानी ये रुक्ष गुण जहां दिख रहा है उस व्यक्ति में, जल्दी जल्दी मूड उसका चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, जल्दी ठीक हो जाता है, कभी बोलता है ऐसा, कभी बोलता है वैसा, उसके न बात का, न आंख का, न कुछ का, किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पित्त बढ़ गया और ड्राइनेस शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हरड़ और आंवला देना चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें कषाय रस प्रधान रूप से है, तो कषाय में गुरु रुक्ष गुण अत्यधिक मात्रा में है, शीत और गुरु है। शीत गुरु पित्त को जरूर, लेकिन जल महाभूत प्रधान पित्त में अच्छा काम करता है। आ रहा है समझ में? हमने रस देखा, रस के गुण देखे, देखो गुण मुझे कितना। repeat करना, ये नहीं क्लियर हुआ। हाँ ये वाला जो आपने बताया ना, ये वाला ये क्लियर नहीं हुआ। पित्त में जो आपने बोला ना, ये शीत और ये वाला, ये नहीं समझ में आया क्लियर। नहीं भैया, शीत देखो ऐसा है, शीत गुण का संबंध किसके साथ है? अग्नि का है या जल का है? सर जल। जल का है। अगर जल का है, देखो हरड़ जो और आंवला जो है वो रुक्ष गुण से काम करता है, यूं लगा लो। उसमें शीत और गुरु जरूर है, लेकिन थोड़े से कम मात्रा में है, लेकिन मतलब रुक्ष और शीत है, यूं लगा लो। तो जल में है शीत और गुरु। प्रवीण जी आया यहां तक समझ में? अगर ऐसा है तो जल महाभूत से संयुक्त जो पित्त है उसमें इसका प्रयोग नहीं करना है। करना है, उसमें जल में करना है, अग्नि में नहीं करना, जल वाले में करना है। तो जल वाले में कैसे पता चलेगा? उसका शरीर कफ के साथ मिलता है, उसका नेचर कफ के साथ मिलता है, आलस्य आ रहा है, मोटा सुस्ती। जलियांश बढ़ा हुआ उसका। हाँ जलियान से बढ़ा है, कैसे पता चलेगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ज्यादातर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है उसका। ट्राइग्लिसराइड इज इक्वल टू लिक्विड, अग्नि तो है ही नहीं, वो तो लिक्विड ही तो है। तो जहां ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, जहां शरीर में शिथिलता है, जल महाभूत का गुण कर्म देखिए जरा क्या क्या है। जल का गुण कर्म क्या है? शीत, स्तिमित, स्निग्ध, मंद, गुरु, सर, सांद्र, मृदु, पिच्छिल, आलो जी, यही सारे गुण बढ़ गया उसमें। शरीर में आलस्य है, शरीर बदा बदा सा लगता है, गीले कपड़े से ढका हुआ सा, लपटा हुआ सा शरीर लगता है, जल हो गया। तो यही जल का संबंध कफ में भी ज्यादातर देखा गया है कि जहाँ बहुत सारा आलस्यपन है,
लेकिन पित्त भी उसका उस मायने में बढ़ा हुआ है। हाइपर एसिडिटी होता है, बार बार उत्क्लेशित होता है, उल्टी आने जैसी स्थिति होती है, छाती में जलन भी होता है, गुडुर गुडुर करके पेट में से आवाज आती है, पैर में जलन होती है कभी कभी। तो जल महाभूत प्रधान पित्त। तो यहाँ पर हरड़ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रुक्ष गुण पित्त के उस द्रवांश को सुखा देगा। प्रवीण जी समझ में आया? ये आगे समझ में। हाँ ठीक है। तो एक वनस्पति का पहले हमने रस देखा, फिर उसके गुण देखा, ठीक है। अब वीर्य के ऊपर हमने बात किया, कितने प्रकार के वीर्य है? या तो वह उष्ण है या तो वह शीत है। तो हरड़ का वीर्य कैसा है? हरड़ का वीर्य कैसा है? उष्ण वीर्य है, उष्ण वीर्य है हरड़। हरड़ का वीर्य कैसा है? उष्ण वीर्य। अब मतलब देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, अब ये कोई चीज नहीं करना है सर उष्ण वीर्य अगर है तो फिर पित्त में कैसे देना है। हालांकि जिसके बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पित्त पड़ा हुआ है उसको हरड़ नहीं देना चाहिए, ये भी ध्यान देना। क्योंकि उष्ण वीर्य है, रुक्ष उष्ण हो गया, तो अत्यधिक मात्रा में जिसका पित्त है उसको प्रारंभ में हरड़ नहीं देना चाहिए। चलिए, तो वीर्य की बात हमने किया। कोई वनस्पति अपने वीर्य से भी काम करता है, रस गुण वीर्य। अब आ गया विपाक। नोट करिए जरा विपाक। विपाक क्या है? विपाक का मतलब है, अब यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान विपाक कहाँ पर लिखा हुआ है? ये देखिए जरा, आपके पास अगर बुक होगा सूत्र स्थान अध्याय नंबर 9 सूत्र क्रमांक 20, जाठरेणाग्निना योगाद्यदुदेति रसांतरम। ठीक है, रसानम परिणामांते सविपाक इति स्मृत। आपने आपके जीभ से जिस रस को स्पर्श करते ही अनुभूति किया, जैसे दूध पिया, तो दूध कैसा है? मीठा था, तो जीभ ने कहा भैया ये तो मधुर है, तो ये क्या हो गया? रस हो गया। रस किसको मानेंगे? जीभ में टच होने पर जो टेस्ट की अनुभूति हमें होगी वो क्या है? रस है। तो वीर्य तो हमने बता दिया कि वीर्य जो है या तो वो गर्म होगा या तो वो ठंडा होगा। तो दूध कैसा है? ठंडा है तासीर से भी, तो दूध का वीर्य क्या हो गया? शीत हो गया, है ना। उष्ण शीत में शीत वीर्य हो गया। तो मधुर रस हो गया, जीभ के संयोग से पता चला, और शीत वीर्य हो गया। अब विपाक क्या है? विपाक के बारे में यहां इन्होंने बताया, जब हमने भोजन किया और हमारे जठराग्नि के पास जब वो भोजन गया, जठराग्नि में अवस्था पाक के संबंध में जो रस का उत्पादन हुआ उसको हमने कहा, पहले क्या बोला? हमारे स्टमक में प्रथम अवस्था पाक, वहां मधुर रस निकला। द्वितीय अवस्था पाक में वह अम्ल रस निकला। तृतीय अवस्था पाक में वह कटु रस निकला। यह क्या है? अवस्था पाक है। अवस्था पाक का संबंध क्या है? जो आहार रस, जो रस था, वह रस जैसा था वैसा ही हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो शरीर के अंदर जाकर के जो जठराग्नि उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने से जो महाभूत का निर्माण होता है। तो प्रथम अवस्था में जो मधुर रस निकला, मधुर रस निकला इसका मतलब क्या निकला? जल और पृथ्वी, उसके गुण वहां पर प्रकट हो गए या डिस्ट्रॉयर हुए। शरीर में पोषण करने जब वो आगे की ओर चले गए तो वो गुण की संबंध में वो बात आई, उसको हमने क्या बोला? अवस्था पाक। उसके बाद तीसरे नंबर में आता है विपाक। विपाक का मतलब होता है कि जठराग्नि के पास जाकर के वह आहार जब पचन हुआ, उसका जब डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने से जो सारांश के रूप में जो रस निकला, सारांश के रूप में
जो रस निकला वही रस को हम विपाक कहेंगे। वही रस को हम विपाक कहेंगे। अवस्था पाक जो है वो हमारे दोषों का निर्माण करता है। मुंह से लेकर के मलद्वार के बीच में उसकी गति होती है, उसी के अंतर्गत उस रस का निर्माण होता है, तो वो विपाक हो गया। वो अवस्था पाक हो गया। विपाक क्या है? डाइजेस्ट होने के बाद जो स्पेसिफिक रस जब उसका स्वाद जब उत्पन्न होता है अंदर जाकर के, ठीक है, जो जठराग्नि जब उसको पकाता है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, कोई एक जैसे उदाहरण क्या दिया जाए, मतलब कोई एक अनाज मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, वो पहले जब मैंने खाया तो कच्चे अवस्था में वो कड़वा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, आप लोगों को याद हो तो बताना। लेकिन जैसे हमने कुकर में या कढ़ाई में पानी डाल के उसको पकाया, बढ़िया जब वो पक गया तो बाद में एकदम मीठा हो गया वो। आपके दिमाग में है कोई ऐसा एग्जाम्पल? कोई ऐसा एग्जाम्पल निकालिए जरा, नीति जी, खुशबू जी आप निकालिए कोई ऐसा चीज जिसको आपने पकाया, पकने के बाद पहले वो कड़वा था बाद में वो मीठा हो गया, या पहले मीठा था बाद में वो कड़वा हो गया, कोई ऐसा है? शकरकंदी तो होती गुरु जी। शकरकंदी गुरुजी। उसका शकरकंदी पहले पहले कड़वा होता है क्या? कड़वा तो नहीं होता गुरु जी, कुछ उसका अलग सा टेस्ट होता है। उसको उबालने के शकरकंदी बाद तो में नहीं वो होता यार कड़वा। मीठा हो जाता है। आंवले का तो सुना है लेकिन पकाने का नहीं पता। हाँ नहीं, आंवला भी वैसे ही रस का होता आम्हाला है? नहीं नहीं, जामुन होता है, मतलब पहले मीठा होता है। पर जो किन्नू होता है ना, कच्चे हाँ में खाओ या जैसे कुछ संतरे वाले फल होते हैं, हाँ। साइट्रस, वो कड़वे होते हैं शुरू में, पकने के बाद मीठे हो जाते हैं सर। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ कढ़ाई में डाल के पकाने पर, भाई पकाने पर कड़वा होता है क्या? मतलब आप लगा लो कि हमारे पोटैटो पकाने के बाद हल्का स्वीट होता है ना? पहले उसका स्वाद स्वीट नहीं होता, कच्चा होता है तो, या वो भी हल्का सा स्वीट रहता है हाँ क्या? हाँ वो भी है ना, पहले उतना स्वीट नहीं होता, बाद में स्वीट होता है, मतलब थोड़ा सा उसके टेस्ट में कुछ परिवर्तन आता है ना उसमें। जीवी कंदा जिमीकंद, जीविकंदा आप लोगों ने जिमीकंद खाया है? मैंने तो पता नहीं कब खाया, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका टेस्ट। जिमीकंद में भी ऐसा है? अच्छा चलो एक्स वाई जेड, हमें तो एग्जाम्पल लेना है, मतलब कि हम अभी विपाक के बारे में बता रहे कि पहले उसका स्वाद कुछ और था, बाद में जाकर के जब हमारा जठराग्नि उसके ऊपर जब पकाने का काम करता है, तो डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो हमारे शरीर में महाभूत और विशेष करके धातुओं के लिए जो योग्यता प्राप्त हो, ऐसा रस हमारा शरीर उसको तैयार करता है। देखो दोषों को निकालने के लिए जो रस बना, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने अवस्था पाक बोला। अवस्था पाक से जो रस तैयार होगा और वह रस जो धातुओं तक जाकर के जो धातुओं को डायरेक्टली पोषण करता होगा, उसको हम कहेंगे विपाक। यानी जठराग्नि के द्वारा पकाए जाने पर जो एक स्पेशल रस तैयार होता है, वह रस जो धातुओं के मात्रा को घटाने या बढ़ाने के रूप में काम करता है, जिन्हें हम संतर्पण और अपतर्पण इस नाम से जानते हैं। गोवर्धन जी ज्यादातर उसी के ऊपर काम करते हैं, संतर्पण और अपतर्पण। क्या? तो वो जहां से तैयार हुआ उसको हम बोलते हैं विपाक। इसी पाक के ही संदर्भ में कुछ आचार्य उसी को निष्ठा पाक भी बोलते हैं। निष्ठा पाक और विपाक कहना लगभग एक ही बात है। गुरुजी तो ये आपने ये जो बोला ना कि दोषों को निकालना, तो किसके दोषों को निकालना? जो खाना खाया उसके दोषों को या किसके? दोषों को निकालना तो मैंने बोला नहीं अभी। विपाक का संबंध, विपाक जो है वो एक तरह के रस होता है, और वो बहुत सारे आचार्यों में भी इस विषय में भी मतभेद है। देखो विपाक जो है 3 प्रकार के रस से युक्त होता है, मधुर, अम्ल और कटु, 3 रस। लेकिन ज्यादातर आचार्यों का मानना है कि मधुर और कटु ये 2 रस होते हैं। तो यहाँ पर भी वही
मधुर विपाकी या कटु विपाकी, इन दोनों नाम से ज्यादा जाना जाता है। कोई वनस्पति या कोई द्रव्य शरीर के अंदर जठराग्नि के संयोग से जब पाक होगा तो उसके बाद जो रस बनेगा वो मधुर विपाकी होगा या तो वो कटु विपाकी होगा। तो मधुर और कटु 6 रस है, उसका 2 ही विपाक हो रहा है, तो ये कैसे संभव है? तो देखो, मधुर, अम्ल और लवण, इन तीनों रस का जब डाइजेशन होता है जठराग्नि में तो एक रस बनता है, उसका नाम है मधुर, और उसको हम कहेंगे विपाक। तो क्या हो गया? मधुर विपाक। और कटु, तिक्त और कषाय, इन तीनों रसों का एक रस बनता है और उसका नाम है कटु, कटु विपाक। लेकिन इसमें भी कुछ आचार्यों का मानना है कटु और तिक्त इन दोनों रस का कटु विपाक होता है, मधुर, अम्ल, लवण और कषाय इसका मधुर विपाक होता है, ऐसा करके। मधुर, अम्ल, लवण, कषाय का मधुर विपाक होता है, कटु और तिक्त इन दोनों रसों का कटु विपाक होता है। खुशबू समझ में आ रहा है आपको? हाँ गुरुजी, ऑनियन ऑनियन उसमें विपाक में आता है क्या? जब कच्चा रहता है तो थोड़ा तीखा देखो, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि जठराग्नि के बाद क्या समझाने के लिए बताया। डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो एक रस तैयार होता है, अवस्था पाक हो गया, फिर अवस्था पाक होने के उसी कालखंड में, मतलब ये कोई अलग टाइम में नहीं हो रहा है। अवस्था पाक हमने किसको माना? स्टमक में सबसे पहले कफ के स्थान में मधुर रस उत्पन्न होगा, है ना? छोटी आंत में द्वितीय अवस्था पाक हो गया अम्ल रस, और बड़ी आंत में तृतीय अवस्था पाक हो गया कटुरस। कटुरस वायु का उत्पादन करता है, वायु को निर्माण करता है। अम्ल रस पित्त का निर्माण करता है, पित्त का पोषण करता है। मधुर रस कफ का निर्माण करता है, कफ का पोषण करता है। अब आ गया विपाक। विपाक का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, विपाक का मतलब है मधुर, अम्ल, लवण, कुछ आचार्यों का मानना कषाय भी, ये मधुर रस का उत्पादक है। मधुर रस क्या? विपाक में, विपाक में मधुर रस उत्पन्न होगा, और कटु और तिक्त का कटु रस उत्पन्न होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात आप इस तरह से समझ लो कि सबसे पहले आपने भोजन किया और वह भोजन ने सबसे पहले अवस्था पाक के संदर्भ में कफ पित्त वात का निर्माण किया यथा योग्य। उसके बाद जो रस निकला वह रस या तो मधुर निकला या कटु निकला। यह मधुर और कटु जो रस है ये दोषों को प्रभावित करने वाला नहीं है, ये धातुओं को प्रभावित करने वाला है। हमारे धातु के पास जो कुछ भी हम खाएंगे वह पदार्थ या वह खाने वाली चीजें हमारे धातु के पास पता है किस रूप से जाएगा? या तो वह धातु के मान को बढ़ाने वाला होगा, और ये बढ़ाने वाला मधुर रस है, मधुर विपाकी। हमारे धातु के मान को वो बढ़ाने वाला होगा, पोषण देने वाला होगा। और दूसरा है कटु विपाक। तो कटु जो है वो धातु के मान को डैमेज करने वाला होगा, खत्म करने वाला, कम करने वाला होगा। तो ये हो गया विपाक। तो इसे मधुर और कटु को कुछ आचार्य, अब यहाँ पर अलग अलग आचार्यों का अपना अपना अलग अलग मतभेद है, थोड़ा तरीका में बातों का, शब्दों का मतभेद है, लेकिन फाइनली उसका एक्शन एक ही है। कुछ आचार्य बोलते हैं कि भैया विपाक जो है मधुर और कटु से नहीं बल्कि लघु और गुरु के संदर्भ में देखो। तो उन्होंने कहा मधुर, अम्ल, लवण और कषाय यह गुरु विपाकी है, बाकी कटु और तिक्त यह लघु विपाकी है, लघु विपाकी है। अगर ऐसा है तो इसका भी बात तो वही हो गया, जो मधुर रस है वो गुरु होता है, जो कटु रस होता है वो लघु होता है। लेकिन उन्होंने जिन्होंने ये लघु और गुरु वाला कॉन्सेप्ट निकाला उनका बस इतना ही मानना था, हालांकि वही बात यहाँ पर भी सिद्ध होता है कि जो लघु विपाकी है रस वह धातुओं के मान को कम करेगा, साइज को कम करेगा, झाड़ू पोछा करेगा। और जो मधुर विपाकी जिसको हम गुरु तो मानते ही हैं, मधुर इजिकल टू गुरु, तो वो धातु के मान, उसके साइज को, उसके वजन को बढ़ाएगा। मतलब मान लीजिए कि किसी के मांस धातु में प्रॉब्लम है
अब हमें क्या करना होगा, मांस धातु के उस साइज को कम करना होगा, तो हमें लघु विपाकी दवाई देना होगा। जिस जड़ी बूटी में लघु विपाकी होगा वो ऐसा दवाई उस स्थान में जाकर के उस धातु के मान को क्या कर देगा, लघुता करेगा, यानी घटा देगा। लेकिन किसी का कोई धातु में वीकनेस आ रहा है, कमजोरी आ रही है, उसके मान कम हो रहा है, तो हमें क्या देना होगा, गुरु विपाकी, यानी मधुर रस, मधुर विपाकी देना होगा। तो मधुर विपाकी क्या करेगा, उन धातुओं के वजन को, उसके साइज को बढ़ा देगा। आ रहा समझ में? अब हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ठीक है। हमने देखा रस, गुण, वीर्य, विपाक, ये जो चार चीज है, रस, द्रव्य के रस, गुण, वीर्य, विपाक, बस इतने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो हर वनस्पति को ढूंढना आपके लिए आसान होगा। कोई पेशेंट आया, अब उसको हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, कब क्या देना है और कब क्या नहीं देना है, किस कंडीशन में, किस अवस्था में आया है रोगी, इसमें मुझे कौन सा दवाई देना है, ये डिसाइड कैसे होगा, किसी वनस्पति के रस, गुण, वीर्य, विपाक। अब देखो नेक्स्ट से मतलब कि अब टॉपिक में हम जा रहे हैं कि कोई भी वनस्पति, ये जरूरी नहीं है कि वह वनस्पति अपने रस, गुण, वीर्य, विपाक, इन चारों से शरीर में एक समान काम करता होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। कोई वनस्पति रस से काम करता है, कोई वनस्पति गुण से काम करता है, कोई वनस्पति वीर्य से काम करता है, कोई वनस्पति विपाक से काम करता है। अच्छा, एक और चीज है, नोट करिए नीचे, उसका नाम है प्रभाव। प्रभाव नोट करिए नीचे, प्रभाव एकदम सुनना। ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी समझने वाली बात होती है, बाकी तो सारी चीजें हैं ही, आप लोग भी बुद्धिमान हो, आप पढ़ ही लोगे, लेकिन ये थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। पांचवें का नाम है प्रभाव। प्रभाव क्या है, प्रभाव का मतलब है एक्शन, एक्शन, क्विक एक्शन। उस वनस्पति में ऐसा क्या है जो क्विकली वो एक्शन कर रहा है। अब आप जस्ट प्रभाव इज इक्वल टू एक्शन इतना लिख लो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लीजिए मिश्री है, आपके सामने मिश्री का डल्ला है। मिश्री कैसा है, जीभ में रखने पर आप लोगों ने बताना है। हाँ, मधुर। मधुर है, मीठा लगता है, तो मधुर हो गया, ठीक है। मिश्री जीभ में लगाया, मीठा मीठा लगा, तो मधुर रस है। इसका वीर्य शीत है, इसका विपाक भी मधुर है। मिश्री खाने से कफ बढ़ता है और पित्त डाउन होता है, क्योंकि मिश्री अपने रस से शरीर में काम करता है, वीर्य विपाक से नहीं करता। मिश्री रस से काम करता है, शरीर में मिश्री अपने मधुर रस से काम करता है। ऐसे बहुत सारे वनस्पति हैं जो अपने रस से शरीर में काम करता है, यानी ये एक्शन की बात है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमने कुछ खाया और हमें अपेक्षित उसका जो प्रभाव है वो न दिख करके कुछ और चीज दिखता है, उसका एक्शन कुछ और रूप में दिखता है। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी वनस्पति एक सिस्टम से काम नहीं करता, कोई रस से करता है, कोई गुण से करता है, कोई वीर्य से करता है, कोई विपाक से करता है, कोई प्रभाव से करता है। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एक वनस्पति है दशमूल, सुना है अपने दशमूल? दशमूल में 10 वनस्पति है, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल। उसमें जो बृहद पंचमूल है, ध्यान से सुनिएगा, बृहद पंचमूल जो है कषाय रस और कषाय और तिक्त रस है। क्या बृहद पंचमूल का रस कौन सा है? कषाय और तिक्त। अब बताइए, कषाय और तिक्त है तो कौन से दोष को बढ़ाएगा, किसको घटाएगा? ये वायु को बढ़ा देगा जी। वायु को बढ़ाएगा। और किसको घटाएगा? कफ को घटा देगा। कफ को घटाएगा।
लेकिन बृहद पंचमूल जो दशमूल है वो वात सामक के रूप में लिया जाता है। सर्वमान्य सर्वविदित ये बात है कि जो दशमूल है वो वायु को शमन करता है, चूंकि कषाय तिक्ता है। बृहद पंचमूल भी तिक्ता है, कषाय है, ज्यादातर तो तिक्ता रस वाला है। तो तिक्त रस तो वायु को बढ़ाना चाहिए, फिर ये बृहद पंचमूल वायु को कम क्यों करता है, कैसे कर रहा है? क्योंकि बृहद पंचमूल उष्ण वीर्य है। क्या है? उष्ण वीर्य। इसका वीर्य कैसा है? उष्ण है। उष्ण वीर्य है तो उष्ण जो है वात सामक होता है कि नहीं होता? उष्ण वात सामक होता है और शीत वात वृद्धिकर होता है। कोई ठंडा चीज वायु को बढ़ाता है और कोई गर्म चीज वायु को डाउन करता है। तो बृहद पंचमूल रस तो इसका तिक्त है जो वायु को बढ़ाना चाहिए, लेकिन बृहद पंचमूल रस से काम न करके वीर्य से काम कर रहा है। इसीलिए उसमें वीर्य गुण है, उसका जो वीर्य है उष्ण है। उष्ण होने की वजह से जो वात वर्धक था वो वात को डोमिनेट करने वाला हो गया। इसका मतलब क्या है? जहां मिश्र रस से काम कर रहा था वहां बृहद पंचमूल वीर्य से काम कर रहा है, रस से कर ही नहीं रहा। आप लोगों ने कई जगह आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, हाँ जी क्या हो गया? वात बढ़ गया। तो वायु को डाउन करने के लिए वो दशमूल देते, हालांकि वो हम बाद में जाकर के पढ़ेंगे कि यह बृहद पंचमूल वात सामक वीर्य उष्ण होते ही वात सामक कैसे हो गया? क्योंकि रस तो इसका तिक्त है। तो वात सामक इसीलिए होता है क्योंकि कषाय और तिक्त जो है वो कफ को क्या करता है? डाउन करता है। तो एक अवस्था होता है जिसको बोलते मार्ग अवरोध, यानी यह किस अवस्था के वायु को ठीक करता है? तो जब कफ किसी किसी चैनल में, किसी रूट में, किसी जिन्हें हम बोलते स्रोतस बोलते हैं, रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, मूत्र वह स्रोतस, ये सारे स्रोतस। उत्कल जी समझ में आ रहा है स्रोतस का मतलब? जो चैनल है जहां से ब्लड वगैरह बह करके जो नालियां, जिन्हें हम सीधे भाषा में कहेंगे शरीर के, वहां कफ के गुरु स्थिर पिछले आदि गुण जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बढ़ने से वायु गतिशील नहीं होता। वायु गतिशील नहीं होता, वायु ठहर जाता है, रुक जाता है और वो बहुत ज्यादा पीड़ा करता है। तो उस अवस्था को हम मानते हैं भैया ये तो वायु बढ़ गया। बेसिकली बढ़ा क्या है? कफ बढ़ा है ना? कफ के बढ़ने से वायु के रास्ता रुक गया। जैसे एक नाली में पानी आ रहा था, बीच में कीचड़ बहुत बड़े बड़े पत्थर के साथ फंस गया, तो वहां पानी क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो दूसरे साइड में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सारे पनपने लगे, घूमने लगे, कीचड़ सा बदबू सा आने लगा, क्योंकि वहां पानी का सप्लाई तो हो नहीं रहा है। तो उत्कल जी ने क्या किया? जाके सारे पत्थर को निकाला, कीचड़ को हटा दिया, तो पानी बाहर, सारे कीड़े मकोड़े बाहर, सफाई हो गई, अब स्वच्छ लग रहा है। तो ये बृहद पंचमूल अपने कषाय और तिक्त रस से उस कफ के परमाणु को उखाड़ के फेंक देगा, और ये है उष्ण वीर्य से जो वायु विकृत हो चुका है उसके वजह से। और देखो उष्ण कफ के विपरीत है, तो बेसिकली कषाय और तिक्त उष्ण वीर्य ये कफ के परमाणुओं को सुखाकर तोड़ करके उस रास्ते को ठीक करता है। और जो चूंकि वायु बिगड़ चुका था वहां पर ब्लॉक होने से, अब देखो ये कैसे बिगड़ गया? मान लीजिए उस नाली में उत्कल जी ने देखा और उन्होंने पत्थर को नहीं हटाया, उस ब्लॉक को नहीं हटाया, तो क्या हो जाएगा? पीछे पानी भर करके आगे पीछे हर जगह लोगों के घर में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? तो इसी को हम बोलते हैं भैया मार्ग अवरोधजन्य वात व्याधि। क्या? मार्ग अवरोधजन्य वात व्याधि। वायु के रास्ते को कफ ने रोका, रोकने से वायु अपने स्थान में पीछे की ओर भर गया, फूल गया, और कभी उधर जा रहा है, कभी उधर से निकलने का प्रयास कर रहा है, तो मार्ग अवरोध हो गया। तो बृहद पंचमूल क्या करेगा? अपने कषाय तिक्त रस से उस कफ के परमाणु को अवशोषण करेगा। कषाय रस तो अवशोषण करता है, खींच देगा, क्लीन करेगा, वायु अपने रास्ते से प्रॉपर जाएगा। और वायु जो तितर बितर हो रहा था, विकृत होने की परिस्थिति में था, तो उष्ण वीर्य जो है वायु को तितर बितर होने नहीं देगा, वायु को कंट्रोल करेगा, अपने रास्ते में जाने को देगा। तो बृहद पंचमूल क्या है?
तिक्त रस होने के बावजूद भी यह वायु को बढ़ाने वाला नहीं है, ये हम कहेंगे। अब आता है भैया शहद। शहद मुंह में लगाने से कैसा फील होगा? मधुर। मधुर होगा। तो मधुर होगा अगर तो क्या होना चाहिए? कफ को बढ़ाना चाहिए। लेकिन शहद जो है इसका गुण है रुक्ष। शहद का गुण कैसा है? रुक्ष। रूखा गुण होने के वजह से, शहद रूखा गुण होने की वजह से अपने इस गुण से स्पेशल काम करता है शहद। जैसे मिश्री रस से काम कर रहा था, बृहत पंचमूल वीर्य से काम कर रहा है, ऐसा ही शहद अपने गुण से काम करता है, जो मधुर होकर के कफ को बढ़ाने वाला गुण क्या कहते रस होने के बावजूद भी अपने गुण से काम करने के कारण से, रुक्षता के कारण से उसी कफ के परमाणु को क्या करता है ये। इसीलिए जब किसी को खांसी होता है, शहद, अकेला शहद चाट लो, ओरिजिनल शहद हो तो कफ के परमाणु गले के सारे कफ को हटा देता है। हटाता कि नहीं हटाता? हटाता है ना। अकेला शहद अगर आप खाओगे तो गले के सारे ठोस परमाणुओं को सुखा देता है तो मधुर, रस तो मधुर है। गुरुजी वो भी पुराने और नए का भी तो होता है ना भेद इसमें। नहीं नहीं, नए भी जो होता है गुण तो उसमें रुक्ष ही है। पुराने में ज्यादा रुक्षता होती है, नए में कम होता है, इतनी सी बात है। अब आगे सौंठ। सौंठ, सौंठ सुना है आप लोगों ने? देखा है सौंठ? सौंठ कैसा होता है जीभ में लगाने से? चरचरा होता है ये। चरचरा होता है, मीठा यानी मीठा यह कटु रस है, उसको हम बोलते हैं कटु रस। सौंठ रस कटु है और उसका वीर्य उष्ण है। कटु रस है, उष्ण वीर्य है। ठीक है, सौंठ कटु रस है, उष्ण वीर्य है। लेकिन जो ये सौंठ है कफ के परमाणुओं को, हमारे धातु का क्या करता है? पोषण करता है, धातुओं को उत्पादन करता है, कफ को बढ़ाता है। कफ को सौंठ क्या करता है? धातु लेवल में, अभी मैंने पहले आपको बताया था विपाक, तो सौंठ जो है मधुर विपाकी है। क्या है? सौंठ मधुर विपाकी है। कटु रस है, उष्ण वीर्य है, लेकिन सौंठ चूंकि मधुर विपाकी है तो सौंठ आपके धातुओं के वजन को बढ़ा देगा, धातुओं को संतर्पण करेगा। चूंकि विपाक अब कटु रस है, उष्ण वीर्य है, तो विपाक भी अगर कटु होता तो क्या होता? ये कटु विपाके इज इक्वल टू धातुओं के मान को घटाने वाला होता है, लेकिन इसका विपाक है मधुर। उसी प्रकार से गिलोय, तिक्त रस है, उष्ण वीर्य है, लेकिन विपाक क्या है? मधुर है गिलोय। तो गिलोय जो है कड़वा होने से, उष्ण वीर्य होने से, जो जैसा भी है वो कफ के परमाणु को उस लेवल में कम करेगा, लेकिन तिक्त रस होने से वायु को बढ़ाना चाहिए गिलोय, लेकिन वायु को बढ़ाता नहीं है। क्या करता है? मधुर विपाकी होने की वजह से वो धातु का पोषण भी, इसीलिए गिलोय को रसायन बताया गया है, इसीलिए सौंठ को भी रसायन बताया है। चिरायता भी मधुर विपाकी है, इसीलिए जो चिरायता कड़वा होने के बावजूद भी धातु को पोषण देता है, उसके मान को बढ़ाता है। तो जितने भी मधुर विपाकी होते हैं, चाहे वो रस गुण वीर्य में कैसा भी क्यों ना हो, विपाक अगर उसका मधुर है तो आपके धातुओं के संतर्पण करने वाला होगा। संतर्पण यानी उसको जीवित करना, जिंदा करना, उसके परमाणुओं को बढ़ाना, उसको मजबूत करना, उसको बल देना। कटु विपाकी का काम क्या है? उसके बल को खत्म करना, उसको सुखाना, तोड़ना, रुक्षण करना, सब कुछ कटु विपाकी का है। किसी का फैटी लीवर हो रहा है, कटु विपाकी। लेकिन किसी का लीवर श्रिंकी हो रहा है, किडनी श्रिंकी हो रहा है, किडनी सूख रहा है, कमजोर हो रहा है, तब मधुर विपाकी देना चाहिए। अब ये विपाकी का मतलब मैं आपको और मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई आदमी है, जैसे प्रतिभा जी ने एक दिन क्वेश्चंस किया था
कि दोबारा वो क्वेश्चंस करिए। मैंने आपको कहा था कि इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा, क्योंकि उस दिन मैं कहूंगा आधा घंटा लगेगा और आप लोगों को कोई समझ में नहीं आएगा। आपने कहा था कि एक मोटा आदमी, फिर दोबारा क्वेश्चंस करिए। सर मैंने कहा था एक मोटा बच्चा है, वो बहुत फैटी है, लेकिन उसकी हाइट हमें बढ़ानी है, हाँ, तो तो हम अब यहाँ पर वही हो मधुर गया। रस देना चाहिए या नहीं अब यहाँ देना पर, चाहिए? अब यहाँ इसके आंसर आपको समझ में आए कि नहीं? तो यहाँ उस बच्चे को क्या देना चाहिए? कटु रस दे दो या तिक्त रस दे दो। तिक्त रस उष्ण वीर्य लेकिन मधुर विपाकी, ऐसा कौन ढूंढो। मधुर विपाकी क्या करेगा? उसके धातुओं को बढ़ाएगा। कटुरस उष्ण वीर्य क्या करेगा? उसके शरीर के वजन को कम करेगा। धातु को तो बढ़ाएगा, धातु को तो बढ़ाएगा, यानी धातु को संतर्पण तो कर रहा है, धातु को खत्म नहीं कर रहा है, सुखा नहीं रहा है, उसको बल दे रहा है। जैसे आप लोगों ने स्वर्ण प्राशन का नाम सुना होगा। स्वर्ण भस्म का गुण धर्म क्या है? मधुर विपाकी है, कसाय रस है। एक सेकंड, क्या रस है मैं भूल गया, मैं दोबारा मैं बताता हूँ। मैंने दोबारा मैं बताता हूँ, देख के बताता हूँ, है ना। सुवर्णम ब्रह्मणम वृषम कसायम लेखनम हिमम स्वादुपाक रसम। देखो, स्वादुपाक रसम तिक्तम रद्यम गुरु रसायनम वल्यम। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अरे आप लोगों को पढ़ाने के लिए कितने सारा हमने मेहनत किया, आप लोगों को पता ही नहीं। आप लोग पढ़ तो लो बस। अब मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। स्वर्ण भस्म, देखो स्वर्ण भस्म जो स्वर्ण प्राशन बच्चों को देते हैं, तो बच्चों में स्वर्ण प्राशन देने से उसके शरीर का विकास कैसे होता है। देखो जरा, कैमरे खोलिए तो आपको मैं बताऊं। कैमरे खोलिए सभी लोग, देखो स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। स्वर्णम ब्रह्मणम, ये स्वर्ण कैसा करता है? ब्रह्मण करता है। ब्रह्मण करने का मतलब क्या मैंने बताया था? शरीर के वजन को, धातुओं के को वजन बढ़ाता को है। बढ़ाता है, वजन को बढ़ाता है। लेकिन कैसा है? ब्रह्मणम वृश्यम, ये वृश्य यानी एनर्जेटिक बनाता है, सेक्स पावर को बढ़ाता है। लेकिन कैसा है? कसायम लेखनम, ये कसाय है। और कसाय क्या है? कसाय रस रुक्ष गुण वाला होता है ना। कसाय रस जो है वायु को बढ़ाता है। एक तरफ से कसाय है, रुक्ष है, लेखनम लेखन करता है, और दूसरे तरफ से ब्रह्मणम वृश्यम भी बताया जा रहा है। क्योंकि स्वादु पाक, इसका विपाक क्या है? स्वादु यानी मधुर है, तिक्त रस है। देखो, रसम तिक्तम स्वादु पाक। अभी मेरी बात प्रतिभा जी का जो क्वेश्चन था वो आया समझ में? तिक्त रस है, तिक्त रस से वायु को बढ़ाएगा। लेकिन ये वायु किस लेवल में बढ़ाएगा? अवस्था पाक के लेवल में बढ़ाएगा। तृतीय अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक का अवस्था बना देगा वहां पर। क्योंकि कटु और तिक्त का अवस्था उसका जो है क्या है? कटु ही है, गुरुजी यानी लघु तृतीय है। अवस्था पाक है, कटु अवस्था पाक है वो। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको जरा। लेकिन स्वादु पाक, इसका विपाक क्या है? स्वादु यानी मीठा है, यानी मधुर है। तो मधुर विपाकी है अगर, तो मधुर विपाक का संबंध धातुओं का चेतन करना या अवचेतन करने से है। मतलब धातु के वजन को बढ़ाना या घटाना है। इसीलिए स्वर्ण को रसायनम, देखो रद्यम गुरु रसायनम। गुरु तो ये इसीलिए है क्योंकि कसाय है। स्वर्ण भस्म कसाय रस वाला है। कसाय कैसा है? गुरु गुण वाला है, रुक्ष शीत गुरु कसाय रस। तो गुरु है, तिक्ता भी है, ये अनुरस तिक्ता है, प्रधान रस जो है कसाय है, तो गुरु हो गया। देखो यहाँ पर अनुरस क्या है? तिक्ता है, लेकिन प्रधान रस कसाय होने की वजह से गुरु गुरु ही रहा, क्योंकि कसाय गुरु है। तिक्ता गुरु है या लघु है? बताइए कोई। लघु तिक्त है रस गुरुजी। गुरु या लघु है? लघु। लघु है। तो यहाँ क्या लिखा है? रद्यम गुरु। इसका मतलब इस स्वर्ण भस्म में कसाय रस का प्रभाव है। ये लेखन है, क्यों? क्योंकि रुक्ष गुण है कसाय में, तिक्त में भी रुक्ष है। तो देखो स्वर्ण भस्म जो कसाय तिक्त होकर के भी रुक्ष
कि अत्यधिक प्रबलता होने के बावजूद भी जो देखो लेखन कर्म कर रहा है, तो ये लेखन कर्म किस लेवल में कर रहा है? उसके धातुओं के यानी कि बहुत अधिक मात्रा में कटुरस का निर्माण करेगा। अवस्था पाक के संदर्भ तृतीय अवस्था पाक का अत्यधिक मात्रा में निर्माण करेगा। लेकिन ये वल्यम बल को देता है, तो ये वल्यम शब्द कहाँ से आ गया? क्योंकि स्वादुपाक, इसका जो विपाक है मधुर है। मधुर विपाक होते ही सारा काम हो गया। धातुओं के वजन को बढ़ाना, धातुओं को पोषण देना, इसीलिए ये क्या है? रसायन है। तो अब एक चीज आपको ये समझ में आया होगा और समझ लो आप, जहां जहां जिसका विपाक मधुर है, आप लोग नोट कर लो, जहां जहां जिसका जिसका विपाक मधुर है, उन सभी को आयुर्वेद ने रसायन इस शब्द से संबोधन किया है। जैसे पटोल पत्र है, चिरायता है, गिलोय है, मुलेठी है, हालांकि मुलेठी तो मधुर रस तो है, मुलेठी है, चिरायता है। चिरायता देखो कितना कड़वा है, लेकिन फिर भी रसायन, क्यों? कि मधुर विपाकी। गिलोय, गिलोय है, गिलोय क्या है? शुंठी भी है। तिक्त रस है, उष्ण वीर्य है, लेकिन विपा सौंठ देखो, सौंठ भी रसायन है। क्यों? अब देखो जहां जहां पर मधुर विपाक आ गया ना, समझ लो ये रसायन है। रसायन क्यों है? क्योंकि ये धातु के मान को बढ़ाने वाला होगा, उसको खुश करने वाला होगा, उसको पोषण देने वाला, क्योंकि मधुर इज इक्वल टू जल और पृथ्वी। स्थिर, गुरु, पिच्छिल, मंद, स्निग्ध, ये सारा के सारा प्रभाव, ये सारा के सारा ये जो परमाणु है ना, धातु लेवल में जाकर के उत्पन्न होगा। जैसे ही उस धातु के पास पहुंचेगा, वैसे क्या हो जाएगा? ये मधुर विपाकी हो जाएगा। मधुर विपाकी होते ही जो पहले कटु होकर के रुक्ष था स्वर्ण भस्म, वो तुरंत धातु के पास पहुंचते ही उसके वो वाले परमाणु टूट जाएंगे। परमाणु टूट जाएंगे इसका मतलब क्या है? जैसे ही अवस्था पाक होगा, जठराग्नि के पाक होते ही धातु के पास जाकर के पोषण देने वाली जो परमाणु है उसमें से टूट जाएगा, निकल जाएगा बाहर। नीतीश जी आया समझ में? उत्कल जी समझ में आया? यानी कि कोई भी जो वनस्पति है वो अवस्था पाक में एक तरह से काम कर रहा है। और जैसे एलोपैथ में भी अक्सर होता है ना, हाँ जी क्या हो गया? प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है, तो एलोपैथ में वह जो दवाई है वो डायरेक्टली प्रोस्टेट के पास जैसे ही वो कैप्सूल या टैबलेट पहुंचता है उस तो वो उस तरह से वहां जाके काम करता है। अब समझ लो हमारे आयुर्वेद में भी एलोपैथ ने क्या किया? हमारा आयुर्वेदिक वह गिलोय, आयुर्वेद का वह गिलोय, जो गिलोय धातु तक जाते ही उसमें मधुर रस यानी उस धातु पोषण करने वाले, उसको रिपेयर करने वाली उसका परमाणु वहां जाके टूट रहा है। एलोपैथ ने क्या किया? उस जगह में जाकर के टूट करके जो चीजें बिखरना था, एलोपैथ ने उसको सूक्ष्म क्रिया करके पहले ही उसने एक्सेप्ट किया, कैप्सूल के अंदर डाल दिया और उसी चीज को कहा कि भाई इसको खाओ। अब वह चीज शरीर के उस भाग में जाएगा और जाके वहां काम करेगा, क्योंकि उसके लिए तो धातु के अलावा तो कोई दूसरी जगह तो अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि प्रकृति ने उस उतने भाग गिलोय में, उतना भाग गिलोय के अंदर 100 में से 10% या 5% जो धातु तक पहुंच करके परमाणु ने टूटना है और वहां से मधुर विपाक उत्पन्न होना है और जाकर के धातुओं का पोषण करना है। कम ही परसेंटेज होगा, 5, 10, 1, 2 कितना होगा? उस जगह में जाकर के जाएगा और फूट करके धातु का पोषण करेगा। अदरवाइज तो वो पहले क्या कर रहा था? अपने तिक्त तरह से वायु को ही बढ़ा रहा था, शरीर का लेखन ही कर रहा था। स्वर्ण भस्म के संदर्भ में, स्वर्ण भस्म आप जीभ से खाओगे तो देखो लेखन भी कर रहा है, बाहर बाहर के परमाणु को तितर बितर भी कर रहा है, लेखन भी कर रहा है, वायु को बढ़ा भी रहा है। लेकिन जैसे उस जगह में पहुंचेगा घूमते घूमते, तो तुरंत जैसे वो होता है ना, जो परमाणु बम है, यहाँ से जाएगा, थोड़े आगे जा करके फूटेगा, फिर एक और चीज निकलेगा, फिर कहीं और जाके टक करके फूटेगा, फिर एक छोटा और सूक्ष्म चीज आगे बढ़ेगा। देखा होगा ना आप लोगों ने? मतलब अभी गुरुजी भारत सरकार ने भारत सरकार ने मिसाइल 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 जो भेजा था, तो जो यहाँ से गया वही मिसाइल तो वहां पहुंचा नहीं है ना?
थोड़े आगे गया, दूसरे अक्ष में जाकर के एक भाग फूट करके बाहर गया, फिर दूसरा सूक्ष्म। तो हमारे शरीर में भी देखो इन वनस्पतियों का यही हाल है। तो पहला भाग कहाँ फूटा? प्रथम अवस्था भाग फूट गया वो। फिर कुछ गुरुजी सूक्ष्म अग्नि की तो गुरुजी फिर भी अपेक्षा होगी, भले ही उसे हमने सेपरेट कर लिया हो, आइसोलेट कर लिया, मान लिया हमने टिनोस्पोरा को, डिफोलिया को लिया, गिलोय को, और वो निकाल लिया एटम, फिर भी जब वो प्रथम अवस्था पाक में जाएगा तो उसका प्रथम अवस्था पाक में भी पाक होगा, फिर तब जाके उसकी कहीं और अवस्थाएं बनेंगी। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमने सेपरेट कर लिया है किसी भी कंपाउंड को वहां से, उसमें से गिलोय में से, हाँ, तो जो गिलोय का अपना अवस्था पाक शरीर के अंदर होना चाहिए था, प्राकृतिक तरीके से सम्यक रूप से होना था वो। यही मैं आपको कहने वाला था। जैसे आजकल गिलोय का एस्ट्रेक, गिलोय सत्व निकाल करके बाजार में जो निकल रहा है ना, बेसिकली आयुर्वेदिक सिद्धांत के खिलाफ है ये। जी बिल्कुल, मैं यही आना चाह रहा आयुर्वेदिक, हाँ वही, आयुर्वेदिक सिद्धांत के जस्ट खिलाफ है ये। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी वनस्पति जो है, पहले तो हमने कहा कि वो पांचभौतिक है। अगर हम वहां से एस्ट्रेक निकाल रहे हैं तो उसमें से पता नहीं कौन कौन से महाभूत खत्म हो गए, बाहर ही निकल गया। उनमें से कौन सा महाभूत आया पहले, तो उस एस्ट्रेक में कौन कौन से महाभूत बचा है और कौन कौन से निकल गया बाहर, हमने पानी के माध्यम से फेंक दिया उसको, और एस्ट्रेक के रूप में कौन सा वो महाभूत आया, और उस महाभूत अब कितने प्रतिशत या किस प्रकार के प्रभाव वाला है, उसमें क्या वह उष्ण वीर्य, तिक्त रस, उष्ण वीर्य। आजकल तो देखो आप पतंजलि के यहाँ से गिलोय सत्व लेने जाओगे तो उस गिलोय सत्व में कोई कटु रस है ही नहीं, उसमें है क्या? जीभ में लगाओ, कड़वापन दिखता ही नहीं है उसमें। दिखता है क्या? आप जाकर के कल लेके आ जाओ। बाजार में जितने भी गिलोय सत्व बिकता है, अगर वो कहेंगे कि ये ओरिजिनल गिलोय सत्व हमने एकदम बढ़िया तरीके से निकाला है, निकाला तो है, लेकिन उसमें गिलोय का रस तो पता होनी चाहिए ना भाई। कड़ू कटवा बिल्कुल बिल्कुल फिक्का लगता है गुरुदेव, बिल्कुल फिक्का फिक्का, लगता है वो। इसका और मतलब देश उसके रक्षक। अंदर कटु नहीं है। अगर मेरी बात सुनो, अगर उसमें जी, कटु बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? कटु में कौन सा महाभूत है बताइए? कटु में सॉरी, तिक्त, 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 सॉरी, कटु नहीं, तिक्त। तिक्त में कौन सा महाभूत है? आकाश और वायु। आकाश और वायु। क्या हम ये माने कि अब उस गिलोय के एस्ट्रेक में आकाश और वायु है ही नहीं? क्योंकि कटु नहीं है तो आकाश वायु नहीं है। आकाश वायु का संबंध किसके साथ है? हमारे अवस्था पाक से संबंधित है। कैसे, तो कहां से क्या तय ही होगा? कार्य किया। हमारे रसन इंद्रिय जीव से तय होगा, क्योंकि रस का संबंध जीव ही तो है। रसन इंद्रिय जिसका मतलब डिसाइड करे कि क्या रस है, वही रस है। तो जीव तो अगर उसको वहां कटु दिख नहीं रहा है, इसका मतलब आकाश वायु तो खत्म है उसमें से। और लंगड़ा, अब वो लंगड़ा ही हो गया। महाभूत में से दो चीज निकाल दिया, लंगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अब वो लंगड़ा गिलोय सत्व को अगर आप खाओगे तो शरीर को बैलेंस करेगा या लंगड़ा करेगा, बताओ? इसीलिए बहुत सारे आज के आचार्य गिलोय सत्व या ऐसे किसी एस्ट्रेक के खिलाफ बात करते हैं। ये एस्ट्रेक का कल्पना तब शुरू हुआ जब हम आलसी हुए। हमने ताजा वनस्पतियों को कलेक्शन करना हमें अच्छा नहीं, मतलब हम नहीं कर सकते, जंगल में कौन जाए भैया। अगर हमने एमडी किया है, काला चश्मा और एकदम बढ़िया बीएमडब्ल्यू कार और एसी वाला बढ़िया सा मेरा क्लिनिक, और मैं ढूंढ करके आऊंगा, अंदर गाड़ी रखूंगा और बढ़िया सा उस तरह से मैं अंदर जाऊंगा, तो क्या मैं अब जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जंगल जाऊंगा? अब कभी भी नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे करना है आयुर्वेद में प्रैक्टिस। अब बगैर जड़ी बूटी का होना नहीं है। अब मैंने जड़ी बूटी लाना नहीं है, किसी कोई और मुझे डुप्लीकेट देगा, इसमें भी मुझे यकीन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? किसी और फार्मेसी जो एस्टेक फॉर्म में दवाइयाँ, क्योंकि आजकल के पेशेंट भी ऐसे हो गए, क्योंकि गिलोय कड़वा है तो कड़वा उसको पसंद नहीं है। अब डॉक्टर के सामने मजबूरी है, व्यापार खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या किया, भैया एस्ट्रेक ऐसा बनाओ जिसमें कड़वाहट बिल्कुल ना हो। लेकिन मेरे चाहने से और पेशेंट के चाहने से वनस्पति के गुण धर्म को हम क्यों खत्म करें? क्या शरीर में वह गिलोय उसी स्वरूप में काम करेगा जिस स्वरूप से पहले करता था? शास्त्र ने बताया है।
गुरुजी कैप्सूल बना लो। कैप्सूल में डाल दो और क्या भगवान ही जाने आजकल, इसीलिए तो आजकल आयुर्वेद का भंडार हो रखा है। आयुर्वेद का भंडार होने का कारण ही यही है। हम जंगल में जा नहीं रहे, जड़ी बूटियां कलेक्शन नहीं कर रहे, पहचान ही नहीं है आयुर्वेद। भाई साहब मैं आपको बताऊं, पिछले मेरे 10-12 ऐसे स्टूडेंट थे, वो बीएमएस एमडी थे। वो एक तो एमडी था गुजरात के साइड, मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों के सामने ये एमडी है। आप ताज्जुब होंगे कि उसको आयुर्वेद का सामान्य नॉलेज नहीं था, एमडी है मगर। अब भगवान जाने वो प्रैक्टिस तो क्या ही करता है, क्या प्रैक्टिस करता है और क्या उसने, हे भगवान, सामान्य नॉलेज आयुर्वेद का उतना नॉलेज तो गोवर्धन जी महज 2 पढ़े हुआ है गोवर्धन जी, सिर्फ 2 क्लास। और गोवर्धन जी के पास सुबह से शाम तक रोटी खाने का टाइम नहीं है। कितने पेशेंट आते, और यहाँ पर आजकल शायद बीएमएस वाले डॉक्टर 1-2 होंगे तो होंगे, अदरवाइज अभी नहीं है कोई भी, क्योंकि उनको ठहर करके टिक करके पढ़ना नहीं है। और हमारा क्लास तो भैया फिर उसी लेवल में चलता है कि आपको सिर्फ फार्मूला चाहिए, तो हमारे इस क्लास में आपका कोई लेना देना है ही नहीं। हम तो चाहते कि फार्मूला आप खुद तैयार करें। अगर 3 महीने तक टिके रहे इसी क्लास में, तो आप किसी पेशेंट को देख करके अपना फार्मूला आप खुद तैयार कर सकते हो, निकाल सकते हो कि पेशेंट को ये हुआ है, ये दोष है, ये दूष्य है, इसको हमें ये रस, ये गुण, ये वीर्य विपाक, सारा चीज आपने निकाल करके फिर इसको अब क्या वनस्पति देना है, क्या जड़ी बूटी देना है, सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हो। फिर क्या किसी फार्मेसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना। जी बिल्कुल, आयुर्वेद वालों को तो उठाना ही पड़ेगा बीड़ा। बिल्कुल पड़ेगा। तो ये सारा का सारा इसका मामलात है, इसीलिए घबराना नहीं है। और बिल्कुल आप लोग, मुझे तो लगता है कि आप लोग सही जगह में आए हुए हो, बस टीकने वाली बात है। बहुत सारे लोग टीकते नहीं है, भग जाते हैं, लेकिन मैंने उनको कभी भी फोन करके नहीं कहा कि भैया आप क्यों चले गए। कि जी मैं उन्हें जान कहना भी नहीं चाहिए गुरुजी। हाँ, क्यों मैं जानता हूँ कि वो बंदा क्या सोचता होगा, और वो सोचता होगा कहाँ आके फंस गए। अच्छा एक बात और है गुरुजी, जब भी कभी ऐसा होता है ना आयुर्वेद की सपोर्ट में, अगर एक भी कुछ जरा सा कुछ कार्य हो जाए तो एलोपैथी वाले आईएमए फलाना ढिमकाना ये ऐसे खड़े हो जाए। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें कह रहे क्या सुगंधा तो हिपटोटॉक्सिक है, ये तो लीवर के लिए बहुत टॉक्सिक है। अरे तुम्हें गुण का नहीं पता, वीर्य का हाँ, नहीं वही पता, बात विपाक तो का नहीं वही है पता, और ना। बात कर रहे हो उसकी सुगंधा की। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी चीजें दिखा। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो द्रव्य, जैसे मछली है, मछली और गाय का दूध इन दोनों का रस गुण एक ही है। रस भी मधुर है, इसका गुण भी गुरु है। मछली भी गुरु है, लेकिन मछली जो है वो उष्ण वीर्य है और दूध शीत वीर्य है। तो देखो यहाँ वीर्य ने अपना काम किया, इसीलिए मछली गर्म होता है, बेशक मधुर रस है, गुरु है, लेकिन गर्म तासीर वाला होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग सर्दी के मौसम में खाते हैं। जब कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो मछली खाया जाता है, पोषण भी करता है। प्रेग्नेंट लेडीज जो बच्चा हो जाए, मतलब डिलीवरी के बाद जब बच्चा हो जाता है, तो उस तरह के लेडी जो मछली वछली खाते होंगे तो उनको मछली देते हैं, क्योंकि मछली सूत मधुर भी है, यानी पोषण भी करता है और गर्म भी है। उस कालखंड में गर्म चीजें दिया जाना चाहिए। लेकिन गाय का दूध, अब वही गुण तो वही है, रस तो वही है मछली के समान, लेकिन इसका वीर्य शीत है। इसी प्रकार से अष्टांग हृदय में एक टॉपिक एक जगह लिखा हुआ है, सिंह और सुअर के मांस। ये जो है मधुर रस है, सिंह के मांस भी और सुअर का मांस भी जो है मधुर रस है, लेकिन दोनों ही गुरु है। सिंह का मांस जो है वो भी गुरु है और सुअर का मांस भी गुरु है, लेकिन विपाक के संदर्भ में सिंह का जो मांस है कटु विपाकी है। यानी धातु निर्माण के संदर्भ में सिंह का मांस लोगों के शरीर को पतला करता है और सुअर का मांस लोगों के शरीर को मोटा करता है। तो देखिए, कोई भी वनस्पति, कोई भी द्रव्य, कोई भी चीज, वो अपने रस गुण वीर्य विपाक। अच्छा, प्रभाव के बारे में बताता हूँ।
एक वनस्पति है, एक नाम आ गया ना, एंड में प्रभाव भी है ना, तो एक वनस्पति जिसका नाम है दंती, एक वनस्पति जिसका नाम है चित्रक, ये सब कटुरस, उष्णवीर्य, कटुरस, उष्णवीर्य और कटु विपाकी है। ये तीनों ही रस गुण वीर्य विपाक एक ही समान है तीनों का। रस गुण वीर्य विपाक तीनों का एक ही है। चित्रक भी वैसा ही है, दंती भी वैसा ही है। इन दोनों का रस गुण वीर्य विपाक एक समान है। उष्ण, उष्ण, लघु, उष्ण विपाकी, लघु विपाकी, कटु विपाकी। लेकिन यहाँ जो दंती नाम का वनस्पति है, उसका कुछ प्रभाव स्पेसिफिक है। वह विरेचन करता है, यानी लूज मोशन करता है, लेकिन चित्रक लूज मोशन नहीं करता। चित्रक सामान्य है, बस अग्नि को बढ़ाएगा, रसगुण वीर्य विपाक के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन वही रसगुण वीर्य विपाक वाला दंती जब हम लेते हैं तो वो फिर विरेचन करता है, लूज मोशन करता है, यानी कफ के संयुक्त हुआ जो पित्त है, थोड़ा पित्त बढ़ा हुआ कफ के कारण से उस पित्त को शरीर से बाहर धकेल देता है दंती। पित्त के विपरीत होकर के काम कर रहा है दंती, और वही जो चित्रक है वो पित्त को सपोर्ट कर रहा है, पित्त को बढ़ा रहा है। जबकि रस गुण वीर्य विपाक एक ही है दोनों का। तो दंती जो है पित्त को डोमिनेट कर रहा है, पित्त को डाउन कर रहा है, शरीर से बाहर धक्का मार रहा है, उसके विरोधी होकर के काम कर रहा है। और चित्रक उस पित्त को कह रहा है क्या बात है, आजा भैया मैं तेरा मित्र हूं, उसको बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ वनस्पति जैसे मूंग का दाल, मूंग का दाल मधुर है ना, रस मधुर रस है, गुरु है, मधुर रस है, लघु है, क्या नाम है आपका, मधुर विपाकी है, लेकिन उसका जो गुण है लघु है, लघु है। बाकी सारा का सारा जितने भी दाल है, सब दाल जो है गुरु है, और मूंग का दाल लघु है। इसीलिए मूंग की दाल सेवन करने से वायु बढ़ रहा है। देख लो, जो दाल वायु को क्या नाम है वो करना चाहिए था, वायु को करता है अपने गुरु गुण से। हालांकि शीत होने से बहुत सारे दाल वायु को बढ़ाता भी है। बहुत सारे दाल जो वायु को अगर बढ़ाता है, जैसे काली माँ वगैरह, शीत है, ठंडा तासीर का है, इसीलिए वायु को बढ़ाता है। लेकिन मूंग का दाल लघु है, लघु होने से वायु को बढ़ा रहा है, लघुता आ रही है शरीर में। इसीलिए व्रत करने के लिए जब शरीर को जब हमें जब लंघन करना होता है तो मूंग के दाल देते। हम कहते हैं ना भैया मूंग के दाल खाओ, हरि का नाम जप कर लो। मूंग के दाल खा करके रहो तो शरीर हल्का हो जाता है, पतला हो जाता है। जबकि सभी दाल जो होता है गुरु होते हैं। अच्छा, मूंग के दाल भी गुरु होता है, चरक में लिखा हुआ ये बात, मूंग का दाल भी गुरु होता है। मूंग का, मैं भूल गया, चरक में वो टिप्पणी किसी ने लिखा है वहां पर, कहते सभी दाल गुरु होते हैं, मूंग का दाल भी गुरु होता है। लेकिन जब मूंग के दाल खाते हैं तो वो इंसान को लघु करता है, लघु करता है, उसका ये लघुता प्रभाव है उसका। मूंग के दाल में वो प्रभाव है, मधुर है, गुरु है, स्निग्ध है, सब कुछ है। बाकी दाल के समान मूंग भी है, लेकिन मूंग जो है लघु जैसा काम करता है मगर लघु नहीं है। मुझे ये कहना था, मैंने थोड़ा गलत कहा। लेकिन गुरुजी जैसे एक बार जैसे मूंग की दाल बना ली और कुछ देर के बाद उसको दोबारा गर्म करते हैं तो फिर वो दोबारा गुरु नहीं हो जाती गुरुजी? नहीं, चलो दोबारा तो किसी भोजन को अगर आप दोबारा तो गर्म करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आयुर्वेद तो बोलता है किसी भी भोजन को जिसको आपने एक बार तैयार किया, तैयार होकर के खाया या बाद में ठंडा हो गया, ठंडा होकर के जैसे ही दोबारा उसको आप उबालोगे उसके अंदर नेगेटिव पदार्थ शुरू हो जाना, वहां से कुछ ऐसे चीजें उत्पन्न होंगे जो जहरीले किस्म के होंगे। वो तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, क्या मूंग हो क्या, फिर तो उसके नेचर जो नेचर है उसका वही खत्म हो जाएगा सर। मतलब दोबारा गर्म करके खाने वाली कॉन्सेप्ट तो आयुर्वेद में तो है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा कि तो कोई सवाल ही नहीं है ना फिर तो।
अच्छी चीजें भी दोबारा गर्म करके खाओगे तो बुरा ही करेगा। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्लास आपको समझ में आया कि नहीं आया?